अगर दो लहरें एक ही मीडियम में आपस में मिल जाएं तो हम इसे वेव इंटरफियरेंस कहते हैं। तो यहाँ ये डब्बा स्पीकर की नुमाइंदगी कर सकता है और ये वो साउंड वेव है जो ये पैदा करता है, या ये लेज़र हो सकती है और ये इसकी लाइट वेव होगी, या फिर ये कोई रिपल टैंक जनरेटर हो सकता है और ये इसकी वाटर वेव होगी। बहरहाल, अगर आपके पास एक और लहर का जरिया हो और ये लहरें आपस में मिल जाएं तो आप वेव इंटरफियरेंस पैदा करेंगे और वो कुछ इस तरह नजर आएगा। तो फर्ज करें ये स्पीकर्स हैं। मुझे स्पीकर्स की मिसाल से समझना आसान लगता है, मेरे ख्याल में इस तरह समझना आसान है। और मैं ये स्पीकर पहले वाले स्पीकर के बिल्कुल साथ साथ रखूंगी। तो ये दोनों इस इलाके में साउंड वेव बना रहे होंगे और ज़रूरी नहीं कि मेरे पास दो अलग साउंड वेव्स हों। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे यहाँ सिर्फ एक मजमूई साउंड वेव्स हो। और हम इस मजमूई साउंड वेव्स का नाम कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, अगर मैं यहाँ एक एक्सिस बना लूँ तो एक्सिस से मुझे ये सोचना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से इस तरह एक्सिस बनाने लगी हूँ। अब मैं खुद से ये सवाल कर सकती हूँ। मैं ये सोचूंगी कि पहली वेव की वैल्यू क्या है, तो मैं वो वैल्यू ले लूँगी। दूसरी वेव की वैल्यू क्या है, और मैं बस इन दोनों को जमा कर दूंगी। मजमूई लहरों की वैल्यू हासिल करने के लिए मैं पहली वेव की वैल्यू जमा दूसरी वेव की वैल्यू ले लूंगी और इस सूरत में मुझे दोगुना मिलेगा। अब मैं यहाँ आ सकती हूँ। यहाँ की वैल्यू और वहाँ की वैल्यू जमा करने से मुझे दोगुना मिलता है। इस जगह पर यहाँ वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि लहरों की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर यहाँ मुझे सिफर मिला, और सिफर तो बस सिफर ही होता है। और आप देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ नीचे आ सकती हूँ, बहुत नीचे या बहुत मनफी, और मुझे यहाँ दोगुना मिलता है। और अगर मैं इनको मिला दूं तो मुझे यहाँ एक बड़ी मजमूई साउंड वेव मिलेगी जो कुछ इस तरह नजर आएगी। तो ये लहरें एम्पलीफाई हो गई हैं। तो ये एक इम्कान है। जब दो लहरें आपस में मिलती हैं तो आपको ये सूरत मिल सकती है जहां पीक्स आपस में हम आहंग हो जाएं। पीक्स आपस में हम आहंग हो जाएं और वैलिस भी वैलिस के साथ हम आहंग हो जाएं, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलती है। तो देखें कैसे। हर वैली दूसरी वैली के साथ हम आहंग हो रही है, हर पीक दूसरी पीक के साथ हम आहंग हो रही है, और इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं क्योंकि ये लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बना देती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। तो आप क्या सुनेंगे अगर आपका कान यहाँ कहीं होता और आप ये आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहे होते? जो आप असल में सुनते वो एक तेज़ आवाज़ होती। ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती, बल्कि ये दोगुनी ऊंची होती, जो कि बिल्कुल ठीक लगता है। यहाँ एक दूसरा स्पीकर भी है, तो आवाज़ दोगुनी ऊंची है। ये बात समझ में आती है। थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना कि एक और चीज़ भी हो सकती है जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। वो कैसी लगेगी? फर्ज करें आपके पास दो स्पीकर्स हैं लेकिन वो कुछ इस तरह नजर आते हैं। यानी पहली लहर की पीक दूसरी लहर की पीक के साथ नहीं बल्कि इसकी वैली के साथ सीध में आ जाए, और पहली लहर की वैली दूसरी की पीक के साथ सीध में आ जाए। इसे हम कहते हैं कि ये वेव्स आउट ऑफ फेज हैं। पहले जब वो इस तरह नजर आ रही थी तो हम कहते हैं कि ये वेव्स इन फेज हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। पीक्स आपस में पीक्स के साथ हम आहंग हो रही थी, वैलिस वैलिस के साथ। ये वेव्स आउट ऑफ फेज हैं। ये कितनी आउट ऑफ फेज हैं? हम कहते हैं कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। फेज से मुराद ये है कि वेव साइकिल के किस जगह पर लहर मौजूद है, और ये दोनों लहरें बिल्कुल अलग अलग जगह से शुरू हो रही हैं जो कि 180 डिग्री है। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब 360 है, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आप 360 डिग्रीज घूम जाएं तो आप दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर हम इन्हें 360 डिग्रीज आउट ऑफ फेज बनाने की कोशिश करें तो ये दोबारा एक जैसी नजर आएंगी क्योंकि मैंने एक को इतना आगे साइकिल में ले गई कि वो दोबारा अपनी असल जगह पर आ गई। तो मैं चाहती हूं कि इसे 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज ले जाऊं। ये बिल्कुल उलट हो जाएगा, यानी पीक वैली के साथ सीध में आ जाएगा।
या अगर आप रेडियंस पसंद करते हैं तो इसे पाई आउट ऑफ फेज कहते हैं, क्योंकि पाई और 180 एक ही जाविया है। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है? अगर मैं ये दोनों स्पीकर ले लूं और अगर मैं दूसरे स्पीकर को पहले स्पीकर के बिल्कुल साथ रख दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह नजर आएगा। जरा देखें, ये कितना अजीब लग रहा है। ये लहरें बिल्कुल आउट ऑफ फेज हैं। और अब क्या होगा अगर मैं अपना एक्सेस लगा लूं ताकि मैं इसे समझ सकूं? मैं यहां सीधा एक्सेस नहीं लगा रही। अब मैं वही तरीका अपनाती हूँ। आखिर में मेरे पास टोटल वेव क्या आएगी? मैं ये वैल्यू लेती हूँ। मैं वैल्यूज को बिल्कुल इसी तरह ऐड करूंगी। मैं पहली लहर की वैल्यू लेती हूँ, फिर दूसरी लहर की वैल्यू, दोनों को जमा करती हूँ। एक मस्बत है, एक मनफी है, तो मुझे सिफर मिलता है। और यहाँ पर सिफर जमा सिफर भी सिफर ही है। और फिर पहली लहर की वैल्यू दूसरी लहर की पीक के साथ सीध में आ रही है। और अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स जमा करूं तो फिर से सिफर आता है। और आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि अब क्या होने वाला है। मेरे पास बस एक सीधी लाइन आ जाएगी। मेरे पास एक सीधी लाइन आ जाएगी और कोई लहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये दोनों लहरें आपस में कैंसिल हो जाती हैं और इसीलिए हम इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नहीं कहते बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं, क्योंकि ये वेव्स डिस्ट्रक्टिवली मिलकर बिल्कुल कोई लहर नहीं बनाते। और ये थोड़ा अजीब है। तो लहरें मिलकर कैसे कोई लहर नहीं बना सकती? तो ये है इसका तरीका। और हमारा कान यहाँ क्या सुनेगा? अगर हमारा कान फिर इसी जगह होता और हम सुन रहे होते, अगर मेरे पास सिर्फ एक स्पीकर होता तो मैं आवाज़ सुनती। अगर मेरे पास सिर्फ दूसरा स्पीकर होता तो भी मैं आवाज़ सुनती। अगर मेरे पास दोनों पहला और दूसरा स्पीकर इकट्ठे हों तो मैं कुछ नहीं सुनती, बिल्कुल खामोशी रहती। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये वाकई काम करता है। असल में शोर ख़त्म करने वाले हेडफोन्स भी इसी तरह काम करते हैं। अगर आप बाहर से कोई सिग्नल लें और बिल्कुल वही सिग्नल भेजें, लेकिन इसे उल्टाकर पाई आउट ऑफ फेज या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करके, तो ये सिग्नल कैंसिल हो जाता है। तो आप आवाज़ को मज़ीद आवाज़ के साथ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ फेज करके, और यहाँ आपको खामोशी मिल जाती है या कम अज़ कम आप बहुत करीब पहुँच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्पीकर को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कैसे करते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इन स्पीकर्स के पीछे देखें तो मैं आपको साफ दिखाती हूँ। अगर आप इन स्पीकर्स के पीछे देखें तो वहाँ एक मस्बत टर्मिनल और एक मनफी टर्मिनल होगा, या कम से कम अंदर की तरफ होगा। और अगर आप मस्बत टर्मिनल को मनफी टर्मिनल से बदल दें और मनफी टर्मिनल को मस्बत टर्मिनल से, तो जब एक स्पीकर हवा को आगे धकेल रहा होगा तो इसके अंदर डायफ्राम आगे पीछे हरकत कर रहा होगा। जब एक स्पीकर हवा को आगे धकेल रहा होगा तो दूसरा स्पीकर हवा को पीछे खींचने की कोशिश करेगा और नतीजा ये निकलेगा कि हवा बिल्कुल हरकत नहीं करेगी, क्योंकि इस पर बराबर और मुखालिफ क़ुव्वतें लग रही हैं। और चूंकि हवा वहीं रुकी रहती है तो आपके पास कोई साउंड वेव नहीं बनती, क्योंकि साउंड वेव बनाने के लिए हवा को ऑसिलेट करना पड़ता है और यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो जाती है। तो इस तरह आप स्पीकर को पाई आउट ऑफ फेज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपने स्पीकर की पपच्छरी तारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। असल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि आपको झटका ना लगे। लेकिन अगर मेरे पास दो स्पीकर्स इन फेज हैं इस तरह, तो मैं फंस गई। मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं। और अगर आप तारों के साथ छेड़छाड़ ना भी करें और ये घर पर कोशिश ना करें, तब भी आप ये स्पीकर ले सकते हैं। याद है पहले जब ये दोनों इन फेज थे, हमने उन्हें सीधा सीधा रख दिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो गई थी। लेकिन मुझे उन्हें साथ साथ रखने की ज़रूरत नहीं। मैं एक स्पीकर को थोड़ा सा आगे कर सकती हूँ और देखें क्या होता है। हमें लहरें मिलना शुरू हो जाती हैं जो आउट ऑफ फेज हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ये स्पीकर कितना आगे ले जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो जाए और हम ये देख सकते हैं। तो मैं बस ये कोशिश करने लगी हूँ और जब हम इस जगह तक पहुँचते हैं तो देखें, अब हम आउट ऑफ फेज हैं। अब मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है और क्या मैंने अपना स्पीकर आगे बढ़ाया? अगर हम देखें तो स्पीकर का फ्रंट शुरू में यहाँ था
बिल्कुल इसी जगह। ये है स्पीकर का फ्रंट, और अब अगर आप इस वेवलेंथ को देखें तो मैंने कितना वेवलेंथ आगे बढ़ाई है। जितनी वेवलेंथ आपको आगे बढ़ानी पड़ी वो थी आधी वेवलेंथ। तो अगर आप दो स्पीकर्स लें जो इन फेज हों और आप एक को आधी वेवलेंथ आगे ले जाएं तो आपको दोबारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगी। फिर भी अगर मेरा कान यहाँ है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हालांकि ये दोनों लहरें शुरू में इन फेज थीं, एक को आधी वेवलेंथ आगे ले जाएं, वो इस तरह सीध में आ जाती हैं कि डिस्ट्रक्टिव हो जाए, मुझे कोई आवाज़ नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो हम वापस शुरू में आ जाते हैं। अपना स्पीकर लेती हूँ, दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप इसे पूरी वेवलेंथ आगे ले जाएं तो मैं इसे यहाँ लेती हूँ, आगे बढ़ाती रहती हूँ, आगे बढ़ाती रहती हूँ। देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और अब देखें यहाँ हम पहुँच गए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दोबारा हो गई। ये है पूरी वेवलेंथ। तो अगर आप इसे पूरी वेवलेंथ आगे ले जाएं तो देखें एक पूरी वेवलेंथ आगे। तो स्पीकर का फ्रंट यहाँ था, अब स्पीकर का फ्रंट यहाँ है, ये पूरी वेवलेंथ है, मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रही है। अब मैं दोबारा तेज आवाज़ सुनूंगी। मैं इतनी आवाज़ सुनूंगी जितनी दो स्पीकर से मिलकर बनती है। अगर मेरे पास सिर्फ एक स्पीकर होता तो इससे दोगुना। तो इस कहानी से सबक ये है कि चाहे आपके पास स्पीकर्स इन फेज हों, आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल सकती है। ये इस फर्क पर मुनहसर है कि ये दोनों लहरें कितना फासला तय करती हैं। यानी दूसरी वेव इतना फासला तय कर रही है मेरे कान तक पहुंचने के लिए, मैं इसे x2 कहूंगी, और पहली वेव इतना फासला तय कर रही है मेरे कान तक पहुंचने के लिए, मैं इसे x1 कहूंगी। अगर मैं इन दोनों का फ़र्क निकालूं तो मैं पथ लेंथ डिफरेंस मालूम कर रही हूं। ये जो पथ लेंथ डिफरेंस है, यानी ये लहरें जितना सफ़र कर रही हैं वो इतना बनता है। यही है वो फ़र्क, बिल्कुल यहाँ मैं इसे डेल्टा x कहूँगी, क्योंकि ये दोनों लंबाई के फ़र्क की मिकदार है। और हमने देखा था कि अगर ये लैम्डा के बराबर हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होती है, और अगर ये आधा लैम्डा के बराबर हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होती है। लेकिन सिर्फ यही वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं हैं, यहाँ हम एक अहम नतीजा लिख सकते हैं। अगर डेल्टा x यानी पैथ लेंथ डिफरेंस लैम्डा हो, या फिर 2 लैम्डा भी हो सकता है, या 3 लैम्डा। सोचें कि आप दूसरा स्पीकर एक और पूरी वेवलेंथ आगे ले जाएं, तो आप दोबारा बिल्कुल इन फेज आ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ दोबारा बिल्कुल सीध में आ जाएगा, या 3 पूरी वेवलेंथ पर भी। फिर से बिल्कुल इन फेज, कोई भी इंटीजर वेवलेंथ, सिफर समय, क्योंकि सिफर तो वो सूरत है जब स्पीकर बिल्कुल स्पीकर 1 के साथ लगा हुआ था। जब दोनों स्पीकर्स बिल्कुल साथ साथ के तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगी। लहरें बिल्कुल सीध में आ जाती हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगी। और हमने देखा था कि अगर डेल्टा x यानी पैथ लेंथ डिफरेंस आधी वेवलेंथ के बराबर हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होती है। लेकिन ये सिर्फ यही सूरत नहीं है, यहाँ कोई भी ऑड आधा इंटीजर हो सकता है। तो मैं 2/2 नहीं कर सकती क्योंकि वो फिर लैम्डा हो जाएगा। मैं 3 लैम्डा ओवर 2 कर सकती हूँ, या 5 लैम्डा ओवर 2, या 7 लैम्डा ओवर 2। इनमें से कोई भी मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस देगा, क्योंकि इससे पीक्स वैलीज के साथ सीध में आ जाएंगी और सब कुछ बराबर हो जाएगा और कोई आवाज़ नहीं मिलेगी। ये एक अहम नतीजा है। अगर आपके पास 2 स्पीकर्स हैं जो शुरू में इन फेज हैं, यानी दोनों एक ही तरह से शुरू हो रहे हैं, मेरा मतलब है एक स्पीकर अपनी लहर ऊपर भेजता है, दूसरा अपनी लहर नीचे भेजता है, दोनों एक ही साइकिल में हैं, अगर फर्क सिर्फ पैथ लेंथ डिफरेंस का हो। ये एक अहम नतीजा है जो आपको बताता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। लेकिन आप पूछ सकती हैं, अगर शुरू में कोई फेज डिफरेंस ना हो तो क्या होगा? अगर आप इन स्पीकर्स में से एक के पिछले हिस्से पर तरताब बदल दें और मस्बत टर्मिनल को मनफी टर्मिनल से बदल दें ताकि दूसरी लहर नीचे के बजाय ऊपर आ रही हो, तो फिर क्या होगा? अच्छा, आप शायद अंदाज़ा लगा सकें। अब ये नतीजा बस पलट जाएगा।
यानी अगर मैं इस सूरत को देखूं, अब देखें कि हम शुरू ही से ऐसे स्पीकर्स के साथ हैं जो आउट ऑफ फेज हैं। इस बार अगर मैं सिफर पैथ लेंथ डिफरेंस से शुरू करूं तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अगर मैं इसे एक पूरी वेवलेंथ आगे ले जाऊं, ये रही पूरी वेवलेंथ, तो फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी। तो वेवलेंथ्स आगे, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी, 3 वेवलेंथ आगे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी। तो इस बार इंटीजर वेवलेंथ मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। अब आधे इंटीजर का क्या होगा, देखते हैं। मैं आधी वेवलेंथ आगे जाऊंगी, देखें ये बिल्कुल इन फेज है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अगर मैं 3 हाफ वेवलेंथ आगे जाऊं, फिर भी बिल्कुल इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इस हालत में अगर आप शुरू ही से ऐसे स्पीकर्स के साथ हैं जिनमें पहले से फेज शिफ्ट है, अगर एक सोर्स पाई सरकाया गया हो दूसरे से, तो फिर हमें एक और नतीजा मिलता है। हमारे पास ये है कि असल में मैं अपने पिछले नतीजे पर वापस चली जाती हूं। ये आसान है। हम यहाँ बस एक छोटा सा इजाफा कर सकते हैं कि अगर एक स्पीकर दूसरे से पाए फेस सरकाया गया हो दूसरे स्पीकर से, और याद रखें ये जरूरी नहीं कि स्पीकर्स ही हों, ये कोई भी वेव सोर्स हो सकता है। अगर एक स्पीकर दूसरे स्पीकर से पाए फेस शिफ्ट में हो तो आप बस इसे उलट देंगी। फिर आप ये उसूल अपनाओगे और अब ये आपको कंस्ट्रक्टिव देगा। ये आपको कंस्ट्रक्टिव देगा और ऊपर वाले आपको डिस्ट्रक्टिव देगा। तो पूरा मामला बस आपको उल्टा नतीजा दे देता है। अब पूरी इंटीजर वेवलेंथ्स आपको डिस्ट्रक्टिव देंगी, आधी इंटीजर वेवलेंथ्स आपको कंस्ट्रक्टिव देंगी। और मुझे आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूं कि ये सिर्फ स्पीकर्स के लिए नहीं है, ये असूल रोशनी पर भी लागू होता है। जैसे किसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, या रोशनी किसी थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट में, या आवाज वाले स्पीकर्स के साथ, या वाटर वेव्स के साथ। जब भी ऐसा हो ये असूल हमेशा लागू होता है। असल में तकरीबन हर वेव इंटरफेरेंस के मामले में यही बुनियादी असूल है कि पैथ लेंथ डिफरेंस और साथ में ये कि क्या दोनों सोर्सेज के दरमियान कोई पाई फेज शिफ्ट है या नहीं, ये फैसला करेगा कि आप कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करेंगे।